नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था संविधान का विकास एवं विशेषता, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। तो यहाँ तक हमने कवर करा दिया था आपको। अगर आप में से कोई ऐसे हैं कैंडिडेट जो कि पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेंगे। और आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्रस्तावना से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको तभी फ़ायदा होगा जबकि आप अंत तक इसमें बने रहेंगे। अन्यथा ये चैप्टर में बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टॉप 50 टॉप 60 वाला वीडियो जो कि आपको कवर हो जाएगा देखने से। तो ठीक है दोस्तों, जो भी आप में से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। प्रस्तावना का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत है एक। तो भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत जो है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ये प्रावधान को लागू किया गया था कि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना हुआ रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें पहला कथन है हमारा, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी बात सही है दोस्तों। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए, बी और सी सही है। प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत के संवैधानिक सत्ता का जो मूल स्रोत है भारत की जनता है। उद्देशिका का प्रारंभ, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अर्थात स्वीकार करना, अधिनियमित अर्थात बनाना और आत्मसमर्पित अर्थात लागू करना है। उपरोक्त वाक्य से स्पष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इस पर कोई विचार न्यायालय में नहीं हो सकता है। तथा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। साथ ही उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में जोड़ा गया है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो इसमें से संघवाद जो है दोस्तों ये प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना शब्द जो है भारतीय संविधान का परिचय व भूमिका को निर्देशित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संघवाद शब्द प्रस्तावना में कहीं भी वर्णित नहीं है, जबकि समाजवाद, संप्रभुता और बंधुता जो है इन शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के लागू होने के समय
निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें से जो समाजवादी है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है। तो ये शब्द जो है शुरुआत में नहीं था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो संविधान के लागू होने के समय समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। तो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसमें आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2005 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। प्रश्नगत अनुसार सन 2005 में एम.एल. सिंघवी होगा दोस्तों, दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी, जबकि वर्तमान में जो 2016 है दोस्तों, दोहरी नागरिकता में संशोधन किया गया है। वर्तमान में जो है एकल नागरिकता ही है। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति जो है दोस्तों ये आवश्यक नहीं है, बाकी वंशक्रम, जन्म और देशीकरण ये आवश्यक है। भारतीय संविधान का भाग 2 है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, नागरिकता से संबंधित है तथा ब्रिटेन के समान ही भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है, जो कि वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जो कि है जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा। अतः दिए गए उपयुक्त विकल्पों में भारत का नागरिक बनने के लिए अधिगृहित संपत्ति जो है आवश्यक नहीं है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका आशय है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि उस नागरिक ने संविधान का अपमान किया है या धोखे से नागरिकता प्राप्त की है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार जो है दोस्तों संसद को है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच उल्लिखित है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न बनते ही हैं एग्जाम में। तो ये है, इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकारों के बारे में है दोस्तों भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है।
तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, भाग और अनुच्छेद दोनों ही याद रखना पड़ेगा आपको। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद जो है ये 12 से 35 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब एक कैसा अधिकार है? तो दोस्तों यह एक कानूनी अधिकार है। आपको विधिक अधिकार भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो कानूनी अधिकार बन चुका है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक कानूनी अथवा विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 31 से निरसित कर कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1978 में जो है इसको ऐसा किया गया, अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार आपातकाल के दौरान भी जो है इसको हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 जो है राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन में संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में ही जीवन की सुरक्षा का अधिकार सम्मिलित है, अतः निलंबित नहीं किया जा सकता है इसको। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो है ये आपको जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है और इसी अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बावजूद भी इसको हटाया नहीं जाता है। इसी में दिया गया है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के दिए गए जितने भी अधिकार हैं आपको, बोलने, चालने, घूमने वगैरह की स्वतंत्रता जो है यह समाप्त हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 जो है पुनः पुनर्जीवित हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अनुसार 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 व 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव व्यापार एवं बलपूर्वक काम कराना निषेध घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आरंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा को मूल या मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 2002 का अधिनियम था, 86वां संविधान संशोधन था और इसको डाला किसमें गया है? तो अनुच्छेद 21 के क में डाला गया शिक्षा के अधिकार को। और इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों? तो इसमें राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये अधिकार हैं दोस्तों केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। जो भारत के नागरिक हैं वही संस्था या संघ बनाएंगे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के गौ के तहत भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ या फिर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। अतः इस अनुच्छेद के अनुसार संघ या समिति बनाने का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जो है ये अनुच्छेद 21 के अधीन रखा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता अर्थात गोपनीयता के अधिकार को संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन रखा है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। यह मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है जिसमें आधार योजना को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि पहचान पत्र के लिए प्राप्त बायोमेट्रिक डेटा निजता का उल्लंघन करता है। पट्टा स्वामी बाद में इन याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए तथा MP शर्मा व खड़ग सिंह वाद में दी गई व्यवस्थाओं को पलटते हुए 9 सदस्य संविधान पीठ ने अपने फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों ये है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये जो है मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है, जो कि निम्न है। आप ध्यान में रखिएगा इन 6 को। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 अनुच्छेद में दिया गया है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर के 28 तक है। फिर आता है शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और छठा जो है दोस्तों, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 26 के अनुसार व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व उसका पोषण करने का अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो इसमें से जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधानित है, जो भारतीय नागरिकों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जो कि निम्न है। अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों, यह धर्म, मूल, वंश, जाति एवं लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। 15 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 जो है ये वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकार का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, और अतः अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अनुच्छेद जो है विदेशी नागरिकों के संबंध में लागू नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो 15, 16, 19 और 29 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है प्रस्तावना में नहीं है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, बल्कि संविधान के उद्देशिका में विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो इसमें हड़ताल करने का अधिकार ये जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसमें हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार है। इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों ये कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में अनुच्छेद 31 के अनुसार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे अनुच्छेद 300 के एम के तहत विधिक अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 2010 ईस्वी में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिनियम 2009 बनाया गया। इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो 2010 आप ध्यान में रखिएगा, और ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नागरिक समता का आशय है? तो नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता है। नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये लगाने का काम संसद कर सकता है दोस्तों। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से संसद विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की। ठीक है, तो उपयुक्त तो दोनों होगा इसका आंसर। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है समानता के अधिकार की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा दोस्तों। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का
अधिकार अनुच्छेद 14 एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के क 1 के चौ व अनुच्छेद 31 को इस सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें काम करने का अधिकार जो है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार नहीं है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये करता है दोस्तों भाग 4 करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि अन्य भाग जो है दिए गए हैं, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 जो है दोस्तों, इसमें नागरिकता बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक और भाग 4 के क में अनुच्छेद मूल कर्तव्य दिया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य और ये जो है 51 के क में है। भाग 15 जो है दोस्तों, यह निर्वाचन से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। भाग 17 जो है यह राज्य भाषा से संबंधित है जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। और भाग 18 जो है दोस्तों, यह आपात उपबंध से संबंधित है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसमें से जो दिया गया है दोस्तों, यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये जो है गलत कथन है, तो ये जो है सही नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है। इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये देश के शासन में मूलभूत है तथा नीति निर्माण में इन्हें स्थान देने का राज्य का कर्तव्य है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसमें से जो भारत की संप्रभुता है तथा अखंडता की रक्षा, ये जो है इसका उल्लेख दोस्तों नीति निदेशक में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों, ये पर्यावरण का संरक्षण के लिए बताता है। अनुच्छेद 49 जो है यह राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण बताता है। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये 50 में है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा का वर्णन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में किया गया है, जिसका उल्लेख 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं दोस्तों संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान द्वारा दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में जो पहला प्रश्न है ये है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना है दोस्तों, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य प्रारंभ में भारतीय संविधान में समाहित नहीं था। इसे 1976 के कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क जोड़ करके नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 51 के क के टॉम के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता अथवा प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का उपबंध है। अतः प्रश्नगत विकल्प सी जो है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये हैं दोस्तों 11। भारत के संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 4 का क जोड़कर इसमें अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना नागरिकों का कर्तव्य के रूप में इंगित करता है। मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों भाग 4 के ए में। भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 के कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अतः एक नया भाग 4 का क अनुच्छेद 51 के क में जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में अंतर्गत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां जो है मूल कर्तव्य 51 के क के ट के तहत जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है?
तो ये जोड़ा गया है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4 का ए जोड़ा गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके डिटेल में फिर वही बात है दिया गया जो कि मैं पिछले 5 बार बोल चुका हूं, आपको फिर भी बोल देता हूं। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसे 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में भाग 4 का क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारे आज की पॉलिटी की क्लास। इसमें हमने जो है अब आपको कंप्लीट करा दिया है संविधान के विकास एवं विशेषताओं से लेकर के मौलिक कर्तव्य तक। मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, जिसमें कि राष्ट्रपति के आगे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।